नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, जो इंडियन एक्सप्रेस में, फिर दैनिक जागरण में भी छपा और भी दूसरे अखबारों ने भी छापा है। और उस आर्टिकल में उन्होंने जिक्र किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरह से धांधली की गई और चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, किस तरह से बेईमानी की जा रही है, उस पर विस्तार से उन्होंने लिखा है। कई सारे सवाल खड़े किए हैं और उन सवालों के मद्देनजर बिहार में जो चुनाव होने वाला इस साल, उस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी के इस आर्टिकल के बाद तेजस्वी यादव ने भी जो है वो प्रेस के साथ बात की और बताया कि किस तरह से बिहार में पहले भी गड़बड़ी हो चुकी है। आपको याद हो तो 2020 में जो चुनाव हुआ था, उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव लगभग जीत गए थे और बेईमानी करके वहां कलेक्टर के थ्रू, चुनाव आयोग के थ्रू बेईमानी करके उनको हराया गया। लेकिन प्रमाण नहीं दिया गया, कहीं कुछ और बात नहीं हुई और बात आई गई, दब गई। और ये होता रहता है कि अक्सर जब चुनाव होते हैं तो जो हारने वाला पक्ष है वो आरोप लगाता रहता है। लेकिन कई बार जो है ईवीएम पे भी सवाल उठे और ईवीएम को लेकर के जो गैर सरकारी संगठन है उन लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके अलावा वकीलों ने प्रदर्शन किया, कई बार कोर्ट गए लोग, चुनाव आयोग से मिले विपक्ष के नेता, लेकिन ईवीएम को लेकर के भी कोई ठोस बात नहीं बन पाई। आज भी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से बेईमानी होती है और खास करके याद कीजिए, अगर हरियाणा का चुनाव हुआ था, उसमें भी ये कहा गया कि हरियाणा में बेईमानी की गई, हरियाणा महाराष्ट्र में बेईमानी हुई, ईवीएम के थ्रू बेईमानी हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं कुछ ठोस नहीं हुआ। लोगों ने ये भी कहा कि जो विपक्ष के नेता है उनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। कई लोगों ने कहा चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो और फंसेंगे। कई लोगों ने कहा कि जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत ये है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बार फिर जो है चुनावी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता होने का मतलब होता है कि एक तरह से कहिए एक बड़ी आवाज, कोई एक सांसद केवल नहीं बोल रहा, कोई एक पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है, बल्कि विपक्ष का नेता बोल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने चर्चा की, जो आर्टिकल में लिखा है, उसको अगर हम बिंदुवार जो उन्होंने उठाया है उसको थोड़े में हम आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि समझने में आसानी हो कि गड़बड़ी क्या है। और ये जो गड़बड़ियां राहुल गांधी बता रहे हैं, अगर वो सही है तो फिर ये हमारे लोकतंत्र पर बड़ा सवाल है कि ये कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोक सबसे इम्पोर्टेंट होता है और संविधान में भी जो चर्चा है उसमें चुनाव आयोग के बारे में लिखते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग को ये निश्चित करना है, ये तय करना है कि जो नागरिक वोट दे रहे हैं, जो वोटर वोट दे रहे हैं, वो सही व्यक्ति तक जाए और अगर कहीं शक, संदेह है तो उसका निराकरण चुनाव आयोग करे। कि जब से खास करके ये ईवीएम से वोटिंग होने लगी है, तब से आम आदमी, क्या कहिए खास आदमी को ही पता नहीं चलता है कि हमने जहां वोट दिया है वहां गया कि नहीं गया। और इतने सारे भ्रम बना दिए गए हैं कि वो भ्रम सही है या गलत है, इस तक अब तक प्रमाणित नहीं हो पाया। सरकार, चुनाव आयोग सब अपने अपने तरीके से दलीलें रखते हैं, लेकिन संदेह स्पष्ट नहीं होता। और जिस तरह से पिछले कुछ, जो खास करके महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो संदेह बढ़ा देता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक बार समझते हैं पहले, फिर और बात करेंगे। राहुल गांधी ने एक तो बिंदु उठाया कि अंपायर तय तय करने वाली समिति में हेराफेरी। अंपायर यानी चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर्स होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके साथ दो और आयुक्त। तो पहले जो है चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से ये सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2-1 के बहुमत से चुने जाएं और समिति के तीसरे सदस्य अर्थात नेता विपक्ष के वोट को निष्प्रभावी कर दिया गया। 3 कमिटी में हैं, 3 लोग, एक प्रधानमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री द्वारा
चुने गए कैबिनेट के कोई मंत्री हैं, और तीसरा व्यक्ति जो है विपक्ष का नेता है। और ये सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहा है, इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले, इस अधिनियम के बनने से पहले, आयुक्त अधिनियम 2023, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता, ये 3 लोगों की कमेटी होगी जो चुनाव आयुक्तों का चुनाव करेगी। लेकिन उसके बाद ये अधिनियम बनाया गया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री, उनकी पसंद का एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता चुनेंगे, और ये 2-1 के बहुमत से चुने जाएंगे। जाहिर है बहुमत से चुने जाएंगे, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जिस तरफ होंगे वो जीत जाएगा। फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति के होने का, यानी विपक्ष के नेता के वोट का क्या मतलब है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एक तो ये चुनाव आयोग को किस तरह से उसके आयुक्तों का चयन किया जा रहा है, उसमें कैसे बेईमानी है वो बताया जा रहा है, निष्पक्षता का ख्याल नहीं रखा गया, ये बताया राहुल ने। दूसरा वो कह रहा है कि फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि, और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान जो घटना घटी उसका जिक्र कर रहा है, और बता रहा है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में जो रजिस्टर्ड वोटर थे उनकी संख्या 8.98 करोड़ थी 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। 5 साल बाद मई 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर के 9.29 करोड़ हो गई। कोई बात नहीं। अब जो है इसके 5 माह बाद नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के समय यह संख्या बढ़कर के 9.70 करोड़ हो गई, यानी 8,98,00,000 जो 2019 में थी, वो 5 साल बाद 2024 में 9,29,00,000 हो जाती है। 31 लाख आबादी या कहिए वोटर बढ़ते हैं। ठीक है, 5 साल में 31 लाख बढ़े, लेकिन अगले 5 महीने में, मतलब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो बढ़ी आबादी, मई में चुनाव परिणाम आए थे, आपको पता है, तो जून में आए थे, तो मई में चुनाव हुआ था। अब नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 9.70 करोड़, यानी 70 लाख, तो जो 9.29 करोड़ था वो 9,70,00,000 हो गया। इतना कैसे बढ़ गया, ये सवाल है राहुल गांधी का। इतनी बड़ी आबादी 5 महीने में कैसे बढ़ गई? मतलब 5 साल में 5 साल में जो जनसंख्या बढ़ी वो थी 31 लाख, और 5 महीने में जो बढ़ गई वो हो गई 41 लाख। तो नहीं, 41 नहीं, हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या कैसे बढ़ी, ये सवाल उठ रहा है। 9.29 करोड़ लोकसभा में और 9.70, यानी 41 लाख कैसे बढ़ गई आबादी, वोटर की संख्या, ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, और ये बड़ा संदेह वाला जगह है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, दिखाया गया। किसी मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ या लंबी कतारों की खबरें नहीं आई थी। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 50.22 था। अगली सुबह जो आखिरी आंकड़ा आया वो 56.05% था, यानी 7.83% की वृद्धि हो गई, और उसके कहा गया कि जो 76 लाख वोटों के बराबर है। तो इस बढ़ोतरी पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने। फिर उन्होंने कहा कि चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग की गई, यानी महाराष्ट्र के, बताया है कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं, पर अधिकतर नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए, और ये जो 12,000 बूथ हैं, ये बूथ उन 85 विधानसभाओं के थे जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब था। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है। और वो आगे बता रहा है कि हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला। यदि हरेक को वोट डालने में 1 मिनट भी लगा तो मतदान प्रक्रिया 10 घंटे तक और जारी रहनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल है कि अतिरिक्त वोट जो डाले गए 76 लाख, वो कैसे डाले गए? और स्पष्ट है कि इन 85 सीटों में से ज्यादातर पर राजग यानी एनडीए ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की इस बढ़ोतरी को युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य ट्रेंड बताया, लेकिन यह ट्रेंड सिर्फ उन्हीं 12,000 बूथों तक सीमित रहा
बाकी 88,000 बूथों तक पर क्यों नहीं? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाजपा ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 132 जीत ली, यानी 89% का स्ट्राइक रेट। यह किसी भी चुनाव में उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था। हालांकि बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अगली जो पंक्ति है वो संदेह खड़े करती है कि जबकि सिर्फ 5 माह पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा का स्ट्राइक रेट मात्र 32% था। तो 32% से स्ट्राइक रेट 89% कैसे चला गया, ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन अब एक अगला आरोप उनका ये है कि ये जो सबूत है, इसको छिपाने की, जो बेईमानी के सबूत है उसको छिपाने के तमाम प्रयास किए गए। वो चुनाव आयोग ने भी प्रयास किए कि कोई सही जानकारी नहीं दी, और चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। दूसरी तरफ जब विधानसभा चुनाव के 1 महीने बाद जब हाईकोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया, हाईकोर्ट ने कहा था कि भैया आप वीडियोग्राफी दिखाइए मतदान केंद्रों की और सीसीटीवी फुटेज, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह के बाद निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 93(2)(1) में बदलाव कर दिया। और आप हम लोगों ने उस समय भी बात की थी कि सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो अब सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, ये कानून बना दिया गया। तो ये जो राहुल गांधी के आलेख है का जो आलेख है, उनके जो सवाल हैं, ये बिहार चुनाव के मद्देनजर और गंभीर हो जाते हैं। और बिहार में वैसी स्थिति में जब बीजेपी हर हाल में वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है, बीजेपी को इस बार भी पता है कि नीतीश कुमार जो विनिंग फैक्टर हुआ करते थे पिछले चुनावों में, जो 2010 का चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, 2000 बाद के चुनाव है, 20 में हालांकि उनको बड़ी बुरी तरह से धोखा दिया गया, लेकिन जो नीतीश कुमार हर चुनाव में विनिंग फैक्टर माने जाते रहे कि जिधर नीतीश कुमार उधर जीत, इस बार नीतीश कुमार को किनारे करके बीजेपी जीतना चाह रही है, सबको पता है। और ये पता है कि पिछली बार 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार को धोखा दिया गया, संभव है इस बार भी उनको लंगड़ी मारी जाए। हालांकि नीतीश कुमार की अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बार उसको तय करना है कि हमारे बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी, ये राजनीतिक पार्टियों को संदेह है। और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के प्रेस से जो बात की, उन्होंने कहा कि इस पर गंभीर चिंता है, और अगर ये होता है तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है। तो ये जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए तो ये लड़ाई का मुद्दा है ही, लेकिन आम नागरिकों के लिए भी ये मुद्दा बन जाता है कि जब हम वोट देते हैं और वोट दे करके जिसको सरकार चुनना चाहते हैं, उसकी जगह सरकार कोई और चुन ली जाती है, तो ये गड़बड़ी है। और चुनाव आयोग की भूमिका है कि इसको ठीक करे। अब जब कोर्ट में अगर जाते हैं तो कोर्ट में सबूत मांगे जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं, तो सबूत तो सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं चुनाव मतदान केंद्र पर, वहाँ पे सीसीटीवी है, वहाँ पे वीडियोग्राफी जो होती है वो चुनाव आयोग के पास होता है। कानून बना लिया कि आप जो है आप उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। तो ये तमाम मसले हैं जहाँ पे संदेह जो है बीजेपी और चुनाव आयोग के प्रति गहरे हो जाते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है वो गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब लेकिन देखना है कि राजनीतिक पार्टियां इस आलेख से आगे बढ़ती है या आलेख पे ठिठक जाती है, ठहर जाती है। और 2020 के चुनाव के बाद ये जो बिहार में चुनाव है, इसमें नीतीश कुमार उतने बड़े फैक्टर नहीं है, लेकिन मोदी भी फैक्टर नहीं है। मोदी की हर तरफ आलोचना हुई है, और खास करके सीज फायर जिस तरह से हुआ उससे मोदी की थू थू हो रही है हर जगह। तो एक चुनौती ये है कि अगर बिहार में अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो ये माना जाएगा कि मोदी जी ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला दिया पाकिस्तानी आतंकियों को, सही था। बाकी मीडिया ने गलत प्रोजेक्ट किया, ट्रंप जो कह रहे थे वो गलत थे, ये सब चीज कही जाएगी। दूसरा ये भी कि सामाजिक न्याय का जो इशू है बिहार में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और आपको याद कीजिए, जब जाति गणना की बात की थी बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जाति गणना करवाएंगे, तब मीडिया में खूब प्रचारित किया गया था कि विपक्ष से मुद्दा छीन लिया है।
विपक्ष यानी राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय को लेकर के बात कर रहे हैं, जाति गणना को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अगर चुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो इस बात को भी फैलाया जाएगा, ये नैरेटिव बढ़ा जाएगा कि जो जाति गणना है उस पर भी बिहार के लोगों ने वोट कर दिया बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी ही है जो नागरिकों की सबसे पसंदीदा पार्टी है। और इससे विपक्ष को गहरा धक्का लगेगा और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 का, वो पूरा होता दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे नैरेटिव है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब आगे बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, खेल और बड़ा होगा। अभी तो लोग वहां दौरे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी फिर जा रहे हैं 20 तारीख को, इसके अभी गए राहुल गए। उसके अलावा वहां की पार्टी के लोग, जो लोकल पार्टी वाले लोग हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, माले हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, प्रशांत किशोर की पार्टी हो, और कई पार्टियां आ जाएगी। वो तमाम पार्टियां बिहार में जो है चुनाव प्रचार में एक तरह से कहिए समझिए लग गई है। जो है नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई, इस पार्टी के नेता उस पार्टी में, उस पार्टी पार्टी के नेता उस पार्टी में। और एक असीत नाथ तिवारी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो इस्तीफा देकर के कांग्रेस में चले गए, हालांकि वो कांग्रेस से ही आए थे, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया वो गंभीर आरोप लगाया था। तो ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसमें ये दिख रहा है कि इस बार जो बिहार का चुनाव होगा वो निर्णायक चुनाव होगा, और तमाम पार्टियां अपना द बेस्ट झोंकेगी। राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को खड़ा करने में वहां लगे हुए हैं, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर बिहार में अगर अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो इससे राहुल गांधी को बड़ा जो है, एक कहिए कि मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जीत का। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जो है संजीवनी मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।